आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के 11th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। जापान के अंदर 99.9% क्रिमिनल को गिल्टी घोषित किया जाता है। एक कैदी कहता है मेरे पास एक कैट थी, उसके आगे हिगोरामा हिरोमी बैठा था और वो कहता है आगे बोलो। फिर बाद में उसकी असिस्टेंट कहती है चलो भी मुझे शांत रहने दो। वो इंटेरोगेशन से बचकर भाग गया था क्योंकि वह दोषी है ना। हिगोरामा कहता है ऐसा नहीं है, एक बार पुलिस ने उससे पूछताछ की थी क्योंकि उसका एक रिश्तेदार ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था। तो तुम कह रहे हो कि ये एक ट्रॉमा है, फिर भी उसने उस खून से हुए नाइफ को क्यों उठाया? वो कह रहा था कि वो बाद में उसे पुलिस के हवाले कर देगा। मुझे भी पता है उसकी बातें सच में नहीं लगती। वो क्रिमिनल कहता है एकदम से पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने लगे थे और वो कहता है फिर वहाँ पर दूसरे पुलिस वाले भी आ गए थे। अगर वो मुझे अरेस्ट कर लेते तो मेरी बिल्ली मर जाती। तुम बिल्लियों को नहीं पाल सकते, एक रूल है, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि मेरे पास है। मार्च 2016 में एक माँ और उसकी बेटी को चाकू से मार दिया, वो भी उन्हीं के घर में। पुलिस को वहीं पर ही एक रहने वाला कहता वहीं पर शक था, इसीलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर मर्डर और रॉबरी का इल्ज़ाम लगाया। वो पूछताछ के दौरान पुलिस वाले से बचकर भाग गया। उन्होंने उसका पीछा किया, फिर उसके घर पर उन्हें खून से सना हुआ नाइफ मिला। फिर उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। डीएनए रिपोर्ट में पता चला कि वो खून उसी माँ और बेटी का था, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि वह निर्दोष है। वो कहता है मैंने उसे उठा लिया था, वो मेरा नहीं था। फिर हिरोमी कहता है हमने वहाँ पर रहने वाले बाकियों से भी पूछा है और तुमने उस वेपन को पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम पुलिस और एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते, एक रूल है। लेकिन इससे पड़ोसी परेशान होंगे। फिर उसकी असिस्टेंट कहती है इस पर मुझे काफ़ी शक हो रहा है। मुझे भी इस पर शक है, पर जब से अर्थक्वेक रिलीफ फंडिंग उस रीजन में मिला है वहाँ पर ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही है। इसीलिए हैरानी की बात नहीं है कि वहाँ पर एक वेपन ऐसे ही पड़ा था। इसके चांस है कि वो निर्दोष है, पर उसके भी कुछ हालात थे। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लिविंग जॉब करता था, इसीलिए उसे पैसे नहीं मिलते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन एक वृद्ध आश्रम को चलाती थी और वह एक बूढ़े लोगों की देखभाल करती थी, पर उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। उन्हें न्यू ईयर पर कुछ पॉकेट मनी देते थे और कुछ ग्रोसरी पर, फिर भी उन्हें हर महीने उसे 50,000 येन देना पड़ता था। उसकी असिस्टेंट कहती है बुरा है, पर सबसे पहले हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड को चेक करेंगे। हिगोरामा कहता है मैं ओई के बारे में बाकियों से पूछता हूँ। शिमजू तुम बाकी काम संभालो, ज़्यादा काम तुमने मुझे सौंप दिया। हाँ, और तुम बिल्ली का भी ध्यान रख सकती हो। क्या बिल्ली का भी? शिमजू चलते हुए सोचती है सरकारी वकील की भी उतनी पेमेंट नहीं होती और वह हमसे ज़्यादा काम कराते हैं। पूरी पब्लिक को लगता है कि वो एक गिल्टी है। एक मर्डर केस में उसे फांसी की भी सज़ा हो सकती है। फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तुमने ये केस क्यों लिया हिगोरामा? क्योंकि कभी कभी ऐसे केस लेना चाहिए। आसान काम स्किल को कम कर देता है। ये कभी कभी की बात नहीं है। अब तुम काफ़ी तेज़ सोच रही हो। वो एक कैफ़े में अपनी दोस्त के पास बैठी थी। उसकी फ्रेंड कहती है हिगोरामा कभी नहीं बदलता, ये बहुत ही बुरा है। जबकि तुम्हारा बॉस पैसे में इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ, पर ये इतना भी बुरा नहीं है कि मुझे कैफ़े शुरू करना पड़े तुम्हारी तरह। और तुमने कहा कि वो कभी नहीं बदलता, क्या वो पहले भी ऐसे ही था? वो और भी बुरा हो गया है। जब वो मेरे ऑफिस में काम किया करता था तो वो ज़्यादातर ड्रिव एंड ड्राइव के केस संभालता था। डिफेंडेंट 19 साल का था। उसकी वर्क प्लेस ने उसे पीने और ड्राइव करने पर मजबूर किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने झूठी कहानी बनाई। वह लड़का उन्हें खिलाने के लिए पैसे तैयार नहीं कर पाया, इसीलिए उसे भी सज़ा हो गई। बाद में वही डिफेंडर हिरोमी से कहता है झूठे, तुमने मुझसे कहा था कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। फिर हम देखते तकागी और हिरोमी पार्क में बैठे थे। तुमने बस उससे इतना कहा था तुम उसकी सज़ा को कम कराने की कोशिश करोगे। तुमने ये कभी नहीं कहा था कि तुम उसे निर्दोष साबित करोगे। तुमने अपना लाइसेंस सीख लिया है, आगे से ऐसे केस मत लेना। कमज़ोर को बचाना ये ठीक है, पर हम वकील, कोर्ट, टोल जजेस के खिलाफ नहीं जा सकते। आखिरी में तुम्हें अपने क्लाइंट की नफरत ही मिलेगी। हिगोरामा कहता है उन्हें मेंटली और फाइनेंशियली पुश किया गया है। मैं उन्हें मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए ब्लेम नहीं करूँगा। तकागी कहती है इस वक्त तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा है हिगोरामा? फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में ओए निर्दोष साबित होता है। शिमेजू कहती है हम सच में जीत गए। नहीं, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी अपील कर देंगे। सोशल मीडिया पर हिगोरामा को काफ़ी ट्रोल किया जाता है। शिमिजू ओई को बताती है वो चुराई हुई चीज़ें तुम्हारे घर में नहीं मिली थी। बाद में ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर गायब हो गया था और जिस वक्त उन बॉडी को निकाला गया था उस वक्त तुम कन्वीनियंस स्टोर के कैमरे में दिखे थे। अच्छा हुआ कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था। और वो कहता है थैंक यू हिगोरामा। हिगोरामा कहता है अभी खुश मत होना, अभी एक सेकेंडरी ट्रायल होगा। शिमिजू कहती है मैंने भी मेहनत की थी। ओई कहता है नहीं, वो मैं नहीं कह रहा था। और वह कहता है मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू। लेकिन सेकंड ट्रायल में उसे उम्र कैद हो जाती है।
प्राइवेट वकील के पास उतना बजट नहीं होता, ना ही उतनी ह्यूमन रिसोर्स पर एक सरकारी वकील के पास काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो सबूतों को ढूंढ सकता है। ये ठीक है, पर सेकंड ट्रायल में सरकारी वकील ने कोई भी सबूत नहीं दिया। उन्होंने ये कह दिया कि जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन से गायब हुआ है उसने ही क्राइम किया होगा और उसके ऊपर शक न करने की कोई वजह भी नहीं मिली, इसलिए सेंटेंस को बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का थर्ड ट्रायल होने के भी काफ़ी कम चांस है। वो इस केस को सुनेंगे भी नहीं। शुरुआत से ही इस केस का यही नतीजा होना था। और हिगुरामा को बड़ी नफरत भरी नज़र से देखता है। हिगुरामा को यकीन नहीं हो रहा था, उसे अजीब लग रहा था। तुम सब मुझे उन आँखों से क्यों देखते हो? फिर उसे तकागे की बात याद आती है। तुम मेंटली कैसे हो हिगुरामा कुन? मैं अपने आप को कमज़ोरों का मसीहा नहीं समझता, मैं गलत समझता हूँ। मैं उन्हें शुरुआत से इग्नोर नहीं कर सकता। ये चीज़ मेरे बारे में कभी नहीं बदली। कानून की देवी अपने आँखों पर पट्टी बांधती है ताकि वो सबको इक्वलिटी दे सके, पर लोग अपने आप को बचाने के लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं। मैं उन हाथों को नहीं नकारना चाहता जो कि मेरे पास मदद मांगने आए, भले ही कोई ये क्यों ना करे। मैं अपनी आंखों को खुला रखूंगा। जज आखिरी में कहते हैं, अगर तुम्हें इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो एक पिटीशन 15 दिन के अंदर डालना। जज अपना हिम्मत बचाता है। हिगुरामा शन, फिर हम देखते हैं ये हिम्मत हिगुरामा ने बचाया था। हिगुरामा कहता है, सबकी सब वापस आओ, हम एक रीट्रायल कर रहे हैं। उसकी कर्ज टेक्निक अवेक हो गई थी। ये कलीम गेम का प्लेयर हिगुरामा हिरोमी था। नोरितोशी कामो कहता है, सॉरी। वो लड़की कहती है, तुम कौन हो? मैं सोर्सर हूँ जिसने ये बैरियर बनाया है। इस जगह को मौत की लड़ाई के लिए चुना गया है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये अच्छी बात है। वो लड़की कहती है, मौत की लड़ाई? क्या तुम ये मेरे घर के बाहर कर सकते हो? नोरितोशी कामो कहता है, तुम फनी हो। इस जगह के पास ही पुराने ज़माने का एक एजुकेशन ग्राउंड था, वहाँ पर ही इस बैरियर का सेंटर है। इसका रेडियस लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। और वो कहता है, इस बैरियर को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं ज़्यादा कंडीशन नहीं रख पाया। जो लोग इस बैरियर में पहले से थे उन्हें एक मौका दिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो जब तुम उठोगी तो तुम इस बैरियर के बाहर होगी। तो तुम क्या चाहती हो जब मैं उठूँगी? क्या एक सपना है? ये सपना और हकीकत के बीच की दुनिया है। द कस्ट रियल में यहाँ पर ध्यान से चलना। वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मारने के लिए तैयार है। नोरितोशी कामो उसका हाथ पकड़कर उसे बैरियर से बाहर ले आता है। फिर हम देखते हैं उस बैरियर के अंदर बहुत ही बड़ी कस्ट स्पिरिट थी। नोरितोशी कामो कहता है, हाँ मैं एक बात कहना भूल गया, मेरे बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए थैंक यू। फिर कहीं से आवाज़ आती है सासाकी। सासाकी कहती है, ओ इगुची। इगुची कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं किसी ऐसे से मिला जिसे मैं जानता हूँ। रूहानी क्लब का मेंबर होने के नाते तुम्हें कैसा लग रहा है? ये 1 नवंबर का दिन था। सुबह के 6:02 थे और ये सेंदाई कॉलोनी थी। उसकी फ्रेंड कहती, क्या तुम्हें भी एक सपना आया? हाँ, वो सब उसी सपने के बारे में बात कर रहे हैं और उस आदमी के बारे में। सासाकी कहती है, क्या वो अपने बेटे के बारे में कुछ कह रहा था? नहीं तो ये मैंने पहली बार सुना है। सासाकी कहती है, इटाडोरी। फिर दूसरी तरफ यूजी कहता है, इस लिस्ट में एंजल नहीं है। फिर पांडा कहता है, उसका असली नाम नहीं होगा जैसे तुम्हारा नाम सुकुना। फुसिगुरो कहता है, टेंगन सामा ने कहा था कि वो टोक्यो की नॉर्थ ईस्ट की कॉलोनी नंबर 2 में है। हकारी कहता है, क्या तुम्हें पता है? वैसे वो कैसी दिखती है? नहीं, पर हमें उसे देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो पांडा और मैं टोक्यो नंबर 2 में जाएंगे। फुसिगुरो-कुन और इटाडोरी कॉलोनी नंबर 1 में जाएंगे और किरारा बैरियर के बाहर रहेगा, ठीक है? किरारा कहता है, क्या तुम मुझे बाहर छोड़ रहे हो? पांडा, तुम्हारी नाक अच्छी तो तुम एंजल को ढूंढने में फोकस करो। अकोर्सो का कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब हम बैरियर के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए किसी को तो बाहर रहना पड़ेगा। किरारा कहता है, ठीक है। यूजी कहता है, ये ठीक रहेगा अगर फुसिगुरो और मैं अलग अलग कॉलोनी में जाए। फुसिगुरो कहता है, चुप रहो, हमारे तीनों सीनियर्स के रूल नहीं बदले जा सकते, इसीलिए सेल्फिश मत बनो। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पांडा कहता है, लड़ो मत। 12 नवंबर के दोपहर के 12 बजे थे। अभी सुमिकी के पार्टिसिपेट में 7 दिन और 12 घंटे बाकी थे। कलीम गेम के बाहर कोगाने कहता है, यो मैं कोगाने हूँ। कलिंग गेम नाम का मौत का खेल इस बैरियर के अंदर हो रहा है। तुम्हारे अंदर जाते तुम एक प्लेयर बन जाओगे। ये जानते हुए भी तुम अंदर जाओगे? हकारी और पांडा कहते हैं हाँ। फुसिगुरो कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुसिगुरो और यूजी भी अंदर चले जाते हैं।